गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष सर। मनीष सर फिजिक्स के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है। तो जितने वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मनीष सर फिजिक्स के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर ये लेसन पढ़ाया जाए दोबारा से। तो क्वेश्चन आंसर हमने गाइड में समझा दिए हैं वीडियो बना के। एक हमने पीछे वीडियो हाफ लेसन की डाल दी, आज हम हाफ लेसन की डालेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। सबसे अगला जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ का मतलब होता है नियम। किस चीज के बारे में नियम है? तो सिंपल सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम ओम्स लॉ फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट और ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स का यूज करते हैं, वो हम +2 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ होता क्या है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to current flow in the circuit. Potential difference is directly proportional to current in the circuit. या हम कह सकते हैं the potential difference and of the conductor is directly proportional to current flowing in the circuit. मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम सर्किट के अंदर दे रहे हैं, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर ये बताया था पोटेंशियल का काम ये होता है सर्किट में बैटरी में से करंट को, बैटरी में से चार्ज को लेकर जाने का कार्य पोटेंशियल कहलाता है। तो वो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट की। कैसे? जितना बैटरी में से चार्ज जाएगा, अगर हम एक सिंपल सर्किट से समझें, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना पोटेंशियल जाएगा उतना ही करंट बढ़ेगा सर्किट के अंदर, और उतना ही करंट बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट हमारा सर्किट के अंदर बढ़ गया। अगर इस बैटरी में से हम पोटेंशियल की वैल्यू लें, चार्ज की वैल्यू लें, तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान होता है, इसको हम हटा देते हैं। उसकी जगह हम कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस R। इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो यहाँ से एक नया शब्द आ गया, क्या? रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस निकल के आया, तो रेजिस्टेंस हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे। रेजिस्टेंस क्या हुआ? V अपॉन में I के बराबर। V अपॉन में I के बराबर हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? ये रेशियो है। किस किस का रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर क्या काम करता है? तो रेजिस्टेंस इन ए सर्किट रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो करंट का अपोज करता है। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये चार्ज पर रोक लगाता है रेजिस्टेंस, और चार्ज पर रोक लगाता है तो करंट पर रोक लगेगी। तो ये इसका काम होता है सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस भी डिफाइंड हो गया। अब इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट्स की। तो यूनिट्स क्या होगी?
रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, और उसको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ओम। ये शब्द ग्रीक लेटर है ओम, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के अंदर ग्राफ, तो वो क्या होता है देखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी ओम्स लॉ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, हमने कोई भी वैल्यू ले ली पोटेंशियल डिफरेंस की भी और करंट की आई। हमने देखा वोल्ट मीटर के अंदर, ये वोल्ट मीटर हमने मान लिया ये रीड कर रहा है 5 वोल्ट तक, 0 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच के अंदर। ठीक है, ऐसे ही करंट की एमीटर ले लिया, और एमीटर का काटा ये है 0 से 5 एम्पियर तक मेजर कर रहा है ये। लेकिन माइक्रो एम्पियर के अंदर ये वैल्यू रहती है, माइक्रो एम्पियर के अंदर भी स्मॉल करंट की वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है ये। तो यहां से अगर V और I की वैल्यू हम सपोज कर लें, पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं ले लूं 2 वोल्ट, तो करंट कितना बढ़ गया, 2 एम्पियर बढ़ गया। अब हमने वोल्टेज और बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी, तो करंट भी कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ऐसे ही हमने 4 की, तो कितना हो गया ये 4। तो इसका ग्राफ लेंगे हम, एक साइड तो हमने ले लिया करंट और एक साइड ले लिया पोटेंशियल की वैल्यू। तो ग्राफ की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहां से देखो ये हमने ऑब्जर्वेशन मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो दोनों के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 2 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 2। ऐसे 3 3 है दोनों की वैल्यू, तो कितना आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 3। और 4 4 की बात करूं तो मैं ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। +2 स्टैंडर्ड के अंदर ओम्स लॉ के अंदर हम लिमिटेशन पढ़ेंगे। वो लिमिटेशंस क्या रहती हैं ओम्स लॉ की, कि जो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वो एक्चुअल के अंदर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है, डिफरेंस रहता है। ये उसकी एक लिमिटेशंस है। ये ओम्स लॉ जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, मतलब ये वैल्यू अगर हम आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे V/I की वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट नहीं आती, और कॉन्स्टेंट नहीं आती तो ग्राफ भी कॉन्स्टेंट नहीं आता। ये तो सिर्फ हमने सपोजिशन की है, और सपोजिशन की है उसके लिए ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ से अगला जो टॉपिक आता है, एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ओम्स लॉ का टॉपिक आप देख लें एनसीईआरटी में से ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद अगला जो टॉपिक आता है, ऑन व्हाट फैक्टर विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, अगला टॉपिक है ये। तो सभी अपने एनसीईआरटी की बुक खरीद लें, और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था गाइड खरीद लें। तो एनसीईआरटी सामने होनी चाहिए, वीडियो सुनते रहें, देखते रहें, तो आसानी से, अगर आप बुक भी नहीं देखोगे सिर्फ वीडियो देख लोगे तो भी सभी टॉपिक समझ में आएंगे। ये नोट्स ही है आपके, एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर मैं समझाता हूँ, वही क्वेश्चन गाइड में याद करवाता हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। अगला जो टॉपिक है, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस विल बी डिपेंड ऑन इट। ये क्वेश्चन भी मैंने लिखवा रखा है, ऑन व्हाट फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस उन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, तो इस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के।
इसकी जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है वो +2 के अंदर आएगी कि लेंथ के ऊपर डिपेंड क्यों करता है। ठीक, अगर वहां पे हम एक स्लैब मान लेंगे, स्लैब, तो स्लैब की लेंथ L है, उस लेंथ को हम डबल कर देते हैं, लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। कैसे, R इजिकल टू रो एल बाई ए का फार्मूला आएगा अभी इससे बढ़ के, उसी का हम यूज करेंगे। R इजिकल टू रो एल बाई ए का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, ये लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये रेजिस्टेंस पुराना है, रो एल बाई ए है, तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, जब हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल, तो न्यू रेजिस्टेंस हो गया R डैश, और रो और लेंथ को कर दिया डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखा इस स्लैब को, तो यहां से न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में आर की वैल्यू आ जाएगी, इसके रो एल बाई ए की जगह आर की वैल्यू रख देंगे, तो आर डैश की वैल्यू आ गई है। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया पहले रेजिस्टेंस से। इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आया। अगर लेंथ ऑफ दी कंडक्टर को हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी। ठीक, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये डिस्क्रिप्शन +2 क्लास के अंदर आता है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं ताकि ढंग से समझ में आए। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ऐसे ही हम +2 स्टैंडर्ड के अंदर बता देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों इक्वेशन रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इक्वेशन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंबाइन करूंगा तो कितना आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, मतलब R इज डायरेक्टली L और नीचे आ जाएगा A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, और R ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान मैं यहाँ से हटाऊंगा तो इसकी जगह रो L अपॉन A। तो यहाँ से एक नई टर्म आ गई, सबसे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी आ गई। अब यहाँ से रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी के ऊपर। अगर किसी भी कंडक्टर की हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी की। तो +2 स्टैंडर्ड के अंदर और मैट्रिक के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, तो देन रेजिस्टिविटी विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ कंडक्टर्स ओनली। ये आ गई रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी आ गई रो को हम कैसे लिखेंगे, RA/L। ठीक है, रेजिस्टिविटी को कैसे लिखेंगे, RA/L। तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट्स क्या होगी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की होगी ओम, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होगी मीटर। तो यहाँ क्या आ गई, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट आ गई, ओम मीटर। ठीक है, ये आ गई इसकी यूनिट्स। ठीक, अब अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 यूनिट मान लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो ये इक्वेशन रो किसके बराबर होगी, R के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी यहां से डिफाइन कर सकते हैं एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक आता है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स। अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स।
क्वेश्चन गाइड में सिंपल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस हमने अभी पढ़ाए हैं उन रेजिस्टेंस को हम ग्रुप में कैसे जोड़ते हैं, कंबाइंड कॉम्बिनेशन उनका क्या रहता है। रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर दो प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्या रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स को हम कैसे कंबाइन करते हैं, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन there are two or more resistors are connected from point to point। टू और मोर रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहते हैं, इन विच करंट विल बी सेम। करंट क्या रहता है, सेम, एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट। इस कॉम्बिनेशन को, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर आर टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहते हैं। तो दो से दो अधिक रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। वाई बैटरी बी, बी बैटरी के साथ कनेक्ट है। तीन रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1, R2, R3। बैटरी से करंट जाएगा I, तो यहाँ पे भी I करंट रहेगा, यहाँ I करंट रहेगा, यहाँ I, क्योंकि ये सभी पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक एंड दूसरे के लास्ट एंड के साथ कनेक्ट है, अगला एंड दूसरे के लास्ट एंड के साथ कनेक्ट है। तो इसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी और R1 के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू V1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, V3, जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इन विच करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल इज ए डिफरेंट। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका छोटा प्रूफ है, फटाफट देखिए। तो सबसे पहले जो चीज अलग होती है वो चीज कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। पोटेंशियल, तो करंट सेम है तो करंट का क्या कैलकुलेट करना, तो पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। V1 बराबर क्या आ जाएगा, IR1। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस। तो V1 किसके बराबर आएगा, IR1 के बराबर। करंट सेम है सभी जगह। ऐसे ही V2 IR2, सिमिलरली V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, IR3। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, IR1, IR2, IR3। I कॉमन ले लिया, R1, R2, R3। यहाँ पे ओम्स लॉ दोबारा यूज कर रहे हैं। V इक्वल टू IRS। RS यहाँ पे क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहां से I कैंसिल हो जाएगा। RS की वैल्यू आ गई कितनी, R1, R2, R3।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मल्टीपल चॉइस के अंदर भी याद रखें, आर एस की वैल्यू आती है R1 प्लस R2 प्लस में R3, और न्यूमेरिकल के अंदर भी याद रखें। तो ये वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हमने V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ओम्स लॉ से, फिर V2 की, फिर V3 की, तीनों को ऐड कर दिया, फिर ओम्स लॉ अप्लाई किया, आई से आई कैंसिल, RS की वैल्यू आ गई। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए फटाफट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? देयर आर टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? देखो, देयर आर टू और मोर रजिस्टेंस। ये हमने R1 और R2 और R3 तीन रजिस्टेंस हमने मान लिए। R1, R2, R3। देयर आर टू और मोर रजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन विच करंट विल बी डिफरेंट। दे आर कनेक्टेड फ्रॉम one end of the terminals and another end of the terminals of the battery, in which current will be different and potential will be same। अब की बार इसका उल्टा हो जाएगा। वहां पे करंट क्या था? सेम। यहाँ पे क्या है? करंट डिफरेंट है। तो डेफिनेशन में क्या अंतर आ गया? करंट अलग हो गए और पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? सेम। तो यहाँ से करंट, हमने आई करंट दिया तो आई करंट यहाँ से भी जाएगा इस सर्किट में, इसमें भी जाएगा, इसमें भी। तो I1, I2, I3 हमने डिवाइड कर दिया आई करंट को, तो टोटल करंट यहाँ से निकल जाएगा आई करंट। तो ये I1, I2 और I3 करंट, ठीक है। अब करंट अलग है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V अपॉन में R। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, करंट I1 की वैल्यू कितनी आई? V अपॉन में R1। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सभी में सेम है, करंट अलग है। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2 मान लिया, R3 के अक्रॉस I3 मान लिया, ठीक है। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकाल लेंगे V अपॉन में R2, और I3 की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन में R3। तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल करंट आ गया I1 प्लस I2 प्लस में I3। तो V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3। V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ओम्स लॉ यहाँ से दोबारा से लगाएंगे तो V RP, तो V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन में RP की वैल्यू आ गई कितनी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आया था? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो रेसिप्रोकल के अंदर किसके बराबर है? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये रिजल्ट आपको मल्टीपल चॉइस के अंदर याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। आई होप आज के वीडियो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।